हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो देखो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था मारवाड़ का इतिहास, और मारवाड़ के इतिहास को हमने पूरा पढ़ लिया था। और जब हमने मारवाड़ का इतिहास शुरू किया था उस समय हमने जाना था कि राठौड़ों की कितनी शाखाओं का हमें अध्ययन करना है। तो राठौड़ों की हमें 3 शाखाओं का हमें अध्ययन करना है। इनमें सबसे पहली जो शाखा के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, यानी जोधपुर वाली शाखा, राठौड़ों की जो जोधपुर वाली शाखा है उसका हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में देखो आज हम एक नई शाखा की शुरुआत करते हैं, और वो शाखा है हमारे सामने बीकानेर के राठौड़ वंश, यानी कि बीकानेर के जो राठौड़ है उस शाखा का आज हम अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में हम करेंगे जो किशनगढ़ वाली शाखा है जिसकी 1609 ईस्वी में स्थापना हुई थी, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो देखो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और राठौड़ों की एक नई शाखा शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं आपके सामने बीकानेर के राठौड़ राजवंश, ठीक है, कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश। अब देखो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना किसने की, तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1465 ईस्वी में राव बीका के द्वारा प्रारंभिक रूप से आपके जो है बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव रख दी थी। और राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो राठौड़ों की प्रारंभिक, कहाँ के राठौड़ों की बात कर रहे हैं अब मैं यदि राठौड़ों का नाम लेता हूं तो अब हम बात करेंगे बीकानेर वाले राठौड़ों की ही बात करने वाले हैं। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपके कोडम देसर। क्या थी, कोडम देसर इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। देखो मैं बीकानेर के राठौड़ वंश को शुरू करने से पहले मैं बात करता हूँ बीकानेर की, कुछ बात मैं करता हूँ बीकानेर की, कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। सबसे पहले यह जानना भी जरूरी है कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। तो बीकानेर को प्राचीन समय में बोलते थे जांगल प्रदेश। क्या बोलते थे, जांगल प्रदेश, या इसी को बोलते थे आपके कुरु जांगल, और इसी को बोलते थे आपके जांगलू। क्या बोलते थे, इनके 3 नाम मिलते हैं कि बीकानेर को प्राचीन समय में जांगल प्रदेश बोलते थे, ठीक है। उसके बाद में कुरु जांगल किसको बोला गया है, तो बीकानेर को प्राचीन समय में कुरु जांगल बोला गया है। उसके बाद में देखो हम बात करें तो इसको जांगलू भी बोला जाता है, कई जगह जांगलू भी नाम मिलता है। अब देखो इनकी एक बात इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था, जांगल प्रदेश। आपको कौन सा ध्यान रखना है, तो आपको केवल यही नाम ध्यान रखना है कि किताबों में यही नाम मुख्यतः मिलता है कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। तो बीकानेर का प्राचीन नाम था आपके जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी प्राचीनतम राजधानी क्या थी, कि जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो जांगल प्रदेश की राजधानी का वर्णन मिलता है आपके सामने अहिछत्रपुर नागौर इसकी प्राचीन समय में राजधानी थी। तो जांगल प्रदेश की उस समय राजधानी क्या थी, तो राजधानी की यदि हम बात करें तो वो आपके सामने थी अहिछत्रपुर नागौर। कहां पर पड़ता है ये, ठीक। अब देखो राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई, किसके द्वारा, राव बीका के द्वारा। राव बीका के द्वारा 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की स्थापना की गई। थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3 अप्रैल 1488, 3 अप्रैल 1488 ईस्वी को राव जोधा का पुत्र, इसका पिता का क्या नाम था, जोधा। ध्यान से सुनना कि राव जोधा जोधपुर के शासक राव जोधा का पुत्र था जिसका नाम था राव बीका। और राव बीका ने अपने काका कांधल के साथ मिलकर, इसका काका कौन था, कांधल, यानी कि अपने काका कांधल के साथ में मिलकर राव बीका ने 3 अप्रैल 1488 ईस्वी को बीकानेर शहर की स्थापना की थी। और बीकानेर शहर की नींव किसने रखी थी, तो बीकानेर शहर की जो नींव रखी थी वो रखी थी करणी माता ने। अब देखो प्राचीन समय में इसका नाम क्या था। अब देखो बीकानेर की जो नींव रख दी है, तो बीकानेर की जहां पर स्थापना की गई उसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, यह बात भी इंपॉर्टेंट है। तो उसको बोला जाता था आपके राती घाटी। क्या बोला जाता था, राती घाटी। ये किसका प्राचीन नाम था, तो ये बीकानेर का प्राचीन नाम, ये किसका था,
बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? राप्ती घाटी था। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रारंभिक बातें हैं। एक बात और करना चाहिए, यहीं पर हम बात करना चाहे कि बीकानेर के राठौड़ राजाओं की क्या है, कुल देवी कौन सी है? कुल देवी। तो आपको पता है बीकानेर में कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो बीकानेर में बना हुआ है करणी माता। तो बीकानेर के राठौड़ राजाओं की कुल देवी कौन सी है? तो बीकानेर के राठौड़ राजाओं की कुल देवी है आपके सामने करणी माता। जबकि हमने बात की है कि जोधपुर के राठौड़ राजाओं की आपकी कुल देवी कौन है? तो है नागणेची माता। नागणेची माता। जोधपुर के राठौड़ राजाओं की कुल देवी कौन है? तो जोधपुर के राठौड़ राजाओं की कुल देवी है आपके सामने नागणेची माता। और नागणेची माता की हमने बात की थी कि नागणेची माता का मंदिर राठौड़ राजा दुहड़ के द्वारा बनवाया गया था। दुहड़ ने ये मूर्ति, नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर कौन आया था? दुहड़ जो है आपके चक्रेश्वरी माता, इनका दूसरा नाम क्या है? चक्रेश्वरी माता। तो दुहड़ के द्वारा, राव राजा दुहड़ के द्वारा चक्रेश्वरी माता या नागणेची माता का जो है मंदिर कहाँ पर बनवाया था? तो नगाना गांव बाड़मेर में इनका मंदिर बनवाया था। और ये जो है जोधपुर वाले राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। अब देखो नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया है कि बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? तो बीकानेर के जो राठौड़ राजा है उनकी कुलदेवी है आपके सामने करणी माता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आपके बीकानेर के राठौड़ वंश को पढ़ने से पहले की कुछ प्रारंभिक बातें। अब देखो, अब हम प्रॉपर शुरू करते हैं, इनके शासकों की बातें शुरू करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से शासक हुए हैं। तो सबसे पहले हम उसी शासक की बात करेंगे जिसने बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव रखी थी, यानी कि संस्थापक था। देखो हम शुरू करते हैं राव बीका से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राव बीका। अब देखो बात ऐसी आती है कि 1465 ईस्वी में एक डेट आती है 1488 और एक डेट आती है आपके सामने 1465। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। वो किस प्रकार से? अब देखो राव बीका का पिता का क्या नाम है? राव जोधा। क्या नाम है? राव जोधा। एक बार ऐसा हो रहा था जब जोधपुर के शासक कौन थे? राव जोधा थे। कि जोधपुर के शासक थे राव जोधा और दरबार लग रहा था। कहां पर? जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन है जो जोधपुर में दरबार लग रहा था। और वहां पर दरबार में कौन बैठा हुआ था? राव बीका बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? राव बीका। इसके साथ में इसका काका बैठा हुआ था जिसका नाम था कांधल। क्या नाम था? काका कांधल। ये दोनों बैठे हुए थे और राव बीका कुछ जो है विशेष प्रकार की कार्य योजना के बारे में बातचीत कर रहा था। तो जो जोधा बातचीत कर रहा था, विशेष योजना के बारे में बातचीत कर रहा था, तो वहां पर ये दोनों क्या थे? अलग ही मस्ती में मस्त थे। दरबार में बैठे तो थे लेकिन अलग ही मस्ती में मस्त थे, अपनी कुछ नई अलग से योजना बना रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। तो जोधा के द्वारा एक वाक्य बोला गया कि बीका ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है कि तुम दोनों मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम कोई नई रियासत बसा रहे हो क्या? किसने कहा? जोधा ने कहा। जब ये बात जोधा ने बीका से कही कि क्या तुम नई रियासत बसा रहे हो क्या, तो बीका उसी समय चल देता है और कहा कि पापा जी अब तो हम एक नई रियासत ही बसाएंगे। तो ध्यान से समझना कि राव बीका ने 1465 ईस्वी में बीकानेर की क्या रख दी थी? नींव रख दी थी। क्या रख दी थी? नींव रख दी थी। यानी कि बीकानेर, ध्यान से समझना, बीकानेर शहर की नींव नहीं है, ये बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव है। कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की नींव किसने रखी थी? तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की नींव आपके राव बीका ने 1465 ईस्वी में रख दी थी। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया? कोडम देसर को। कोडम देसर को इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। अब कोडम देसर राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कोडम देसर का एक भैरू मंदिर प्रसिद्ध है। कि राजस्थान में सबसे फेमस भैरू मंदिर कहाँ का है? तो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध भैरू मंदिर है आपके कोडम देसर का। तो ध्यान रह जाएगा कि राव बीका के द्वारा 1465 ईस्वी में बीकानेर के राठौड़ राजवंश की नींव रख दी है। ठीक है, राजवंश ध्यान रखना है साथ में। अब देखो आगे कॉन्सेप्ट क्या आता है। एक डेट आती है आपके सामने 1488 ईस्वी में। अब कुछ किताबें लिखती है कि बीकानेर कि राव बीका ने
राव बीका ने बीकानेर के राजवंश यानी कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की नींव कब रखी थी? 1488 ईस्वी में रखी थी। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राव बीका ने 3 अप्रैल 1488 ईस्वी को बीकानेर शहर की नींव रखी थी। किसकी? बीकानेर शहर की। बीकानेर शहर की नींव रखी थी। और राठौड़ों की राजधानी किसको बनाया था? तो राठौड़ों की राजधानी बीका ने आपके बीकानेर को बनाया था। कब? 3 अप्रैल 1488 ईस्वी को बीकानेर शहर की नींव रखी गई थी। ध्यान रखना। और ये नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी आपके करणी माता ने। ठीक है। और बीकानेर शहर का प्राचीन नाम क्या था? तो बीकानेर शहर का प्राचीन नाम था आपके राती घाटी। क्या नाम था? राती घाटी। अब देखो, राती घाटी बीकानेर शहर का तो नाम बीकानेर रख दिया गया और बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? राती घाटी। अब राव बीका के द्वारा जो प्राचीन जगह थी, प्राचीन नाम था जिसका नाम था राती घाटी, यहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया। यानी कि राव बीका ने एक दुर्ग बनाना शुरू कर दिया जिसको बोलते हैं बीकाजीरी टेकड़ी। क्या बोलते हैं? राव बीकाजीरी टेकरी। राव बीकाजीरी टेकरी किसको बोलते हैं? तो ये इसको बोलते हैं। कहां पर है बना हुआ है? तो राती घाटी में बीका के द्वारा एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, उसको बोलते हैं बीकाजीरी टेकरी। ठीक है, आपको ये ध्यान रह जाएगा। देखो आगे हम बात करते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने बीच में आने वाली है। वो बात यह है कि राव बीका के समय गोदारा जाट था। यानी कि शेखसर की एक जगह पड़ती है शेखसर। शेखसर का पांडु गोदारा, नाम ध्यान रखना है, पांडु गोदारा, ये क्या था? एक जाट था। और एक पड़ती है आपके जगह भड़ला। क्या नाम थी? एक जगह पड़ती है भाड़ंग, सॉरी भड़ला नहीं, भाड़ंग। और भाड़ंग का था वहां पर, भाड़ंग का व्यक्ति कौन था? जिसका नाम था पुल्ला सारण। देखो ये दोनों नाम आपको याद होने ही होने चाहिए। उस समय राव बीका के समकालीन जाटों के कितने गोत्र थे, यानी कि जाटों की कितनी खापे उस समय शक्तिशाली थी? तो 6 खापे थी। यानी कि जाटों की उस समय की 6 शक्तिशाली गोत्र इंपोर्टेंट थी, जिनमें क्या शक्तिशाली इंपोर्टेंट क्या शक्तिशाली थी, जिनमें एक तो था आपके सारण और एक था आपके गोदारा। देखो बात ऐसी होती है, कैसी होती है कि बात ऐसी होती है कि शेखसर का जो पांडु जाट था, यानी कि शेखसर का जो गोदारा जाट था उसका नाम था पांडु। यानी कि शेखसर का गोदारा जाट था जिसका नाम था पांडु, और भाड़ंग का एक सारण जाट था जिसका नाम था पुल्ला। क्या नाम था? पुल्ला। इन दोनों के मध्य क्या होता है? विवाद होता है। क्या हुआ? विवाद हुआ। और जो गोदारा जाट था पांडु, इस पर किसने अधिकार कर लेता है? आपके पुल्ला सारण के द्वारा। भाड़ंग का जो पुल्ला सारण था उसने अधिकार कर लिया किस पर? पांडु गोदारा पर अधिकार कर लिया। कहां का था ये? शेखसर का। अब देखो, तो शेखसर का जो पांडु गोदारा था उसने किसका सहयोग लिया? इन दोनों के मध्य विवाद हो गया, तो इसने सहयोग लिया है आपके राव बीका का। किसका? राव बीका का पांडु गोदारा जाट, यानी कि गोदारा जाट पांडु ने, शेखसर के पांडु गोदारा जाट ने राव बीका का क्या लिया? सहयोग लिया। अब राव बीका ने इसका सहयोग किया और सहयोग ऐसा बैठा कि ये क्या हो गया? इस पर जीत गया। इसकी क्या हो गई? जीत गई। और पुल्ला सारण इसमें क्या हो गया? हार गया। जैसे ही आपके शेखसर का पांडु गोदारा जीतता है और पांडु गोदारा ने राव बीका की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार कर ली। अब देखो आपके सामने एक प्रश्न नया बन गया है। जैसे ही इसने अधीनता स्वीकार की, किसने? शेखसर के पांडु गोदारा जो जाट था उसने जैसे ही राव बीका की अधीनता स्वीकार की, आपके सामने एक प्रश्न बन गया। क्या बन गया? कि बीकानेर के राठौड़ राजाओं का राज तिलक कौन करते थे? तो ध्यान रखना, जो है बीकानेर के राठौड़ राजाओं का राज तिलक करते थे, वो करते थे शेखसर के गोदारा जाट।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर के राठौड़ राजाओं का राज तिलक कौन करते थे। तो बीकानेर के राठौड़ राजाओं का राज तिलक आपके करते थे शेख सर के गोदारा जाट। तो मैं यहां लिख देता हूं राज तिलक, कि बीकानेर के राठौड़ राजाओं का राज तिलक कौन करते थे, तो वो करते थे आपके शेख सर के गोदारा जाट। ठीक है, तो जैसे ही अधीनता स्वीकार की, एक प्रश्न नया बन गया कि राठौड़ राजाओं यानी कि बीकानेर वाले राठौड़ राजाओं का राज तिलक कौन करते थे। तो बीकानेर वाले राठौड़ राजाओं का राज तिलक आपके करते थे शेख सर के गोदारा जाट। और बीका की अधीनता स्वीकार किसने की थी, तो आपके की थी पांडु गोदारा। जो गोदारा जाट उस समय कौन था, पांडु था, उसने की थी। ठीक है, नाम याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रही तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बीकानेर के राठौड़ राजाओं का राज तिलक कौन करते थे। तो बीकानेर के राठौड़ राजाओं का राज तिलक आपके शेख सर के गोदारा जाट करते थे। ठीक है, बीका की अचानक से मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में शासक बनता है आपके, अभी हम बात करते हैं, देखो बीका की अचानक से मृत्यु होगी। राव बीका की किसी कारणवश अचानक से मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में राव बीका के बाद में शासक कौन बना, तो राव बीका के बाद में शासक बनता है राव नरा। राव नरा शासक बना। अब देखो राव नरा कुछ समय लगभग 1 वर्ष के लिए ही शासक बनता है और इसके किसी भी प्रकार की क्या नहीं थी, संतान नहीं थी। इसके किसी भी प्रकार की कोई संतान नहीं थी। किसके, राव नरा के किसी भी प्रकार की कोई संतान नहीं थी। तो इसके बाद में शासक बनता है इसका भाई, जिसका नाम था राव लूणकरण, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीकानेर के शासन काल में। उसका नाम है राव लूणकरण। राव लूणकरण। अब देखो राव लूणकरण किसका पुत्र था, तो बीका का पुत्र था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राव नरा का क्या था, भाई था। ठीक है, अब देखो राव लूणकरण ने एक महान कार्य किया है। क्या किया है कि इन्होंने लूणकरण सर एक लूणकरणसर कस्बा पड़ता है, लूणकरणसर कस्बे में एक झील की स्थापना की गई और इस झील का नाम क्या था, तो उस कस्बे के आधार पर ही उसका नाम रखा गया लूणकरण झील रखा गया। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लूणकरण झील का निर्माण किसने करवाया था, तो लूणकरण झील का निर्माण आपके बीकानेर में बनी हुई है लूणकरण झील, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लूणकरण झील का निर्माण राव लूणकरण के द्वारा लूणकरण कस्बे में करवाया था। अब देखो इनकी एक और बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि इनको बोलते हैं कलयुग का करण। कि राव लूणकरण को क्या बोलते हैं, तो राव लूणकरण को कलयुग का करण कहते हैं। कलयुग का करण किसको कहते हैं, तो कलयुग का करण भी आपके राव लूणकरण को कहते हैं। साथ में इनको दानीकरण भी कहते हैं, दानीकरण किसको कहते हैं, तो दानीकरण भी आपके लूणकरण को कहते हैं। साथ में एक बात नोट के रूप में आपको यहीं पर याद रखनी है कि राजपुताने का करण, तो राजपुताने का करण किसको बोलते हैं, तो राजपुताने का करण आपके राव राय सिंह को बोलते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है कि कलयुग का करण आपके लूणकरण को बोलते हैं, साथ में दानीकरण किसको बोलते हैं, तो दानीकरण भी आपके लूणकरण को ही बोलते हैं, राव लूणकरण को बोलते हैं। इसके बाद में देखो एक नोट लगा के लिखना है आपको कि राजपुताने का करण किसको बोलते हैं, तो बीकानेर के आपके राजपुताने का करण किसको बोलते हैं, तो राजपुताने का करण जो है राव राय सिंह को बोलते हैं। ठीक है,
इसकी भी हम बात करेंगे, इसको पढ़ेंगे तब इसका नंबर आएगा तब। देखो अब देखो कलयुग का कर्ण कहा गया है इसको, तो किसने कहा है? तो बिट्ठू सूजा ने इसको कहा है कलयुग का कर्ण। किसने कहा है? तो ये कहा है आपके बिट्ठू सूजा ने, राव जेतसी रोछंद। देखो महत्वपूर्ण बात यह है कि कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं, दोनों अलग अलग है, तो क्योंकि इनमें कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं। तो कलयुग का कर्ण आपके राव लूणकर्ण को कहते हैं। साथ में यहीं पर ध्यान रखना है कि कलयुग का जो कर्ण कहा गया है वो किसने कहा था? तो बिट्ठू सूजा ने राव जेतसीरा जो छंद है उसमें लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है। साथ में राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखो इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था बालाबाई, और बालाबाई का विवाह इन्होंने पृथ्वीराज कछवा के साथ में कर दिया था। कहाँ पर? आमेर में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था बालाबाई। क्या नाम था? बालाबाई। और बालाबाई का जो विवाह हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज कछवा के साथ में। पृथ्वीराज कछवा के साथ में इनका जो है विवाह हुआ था। कहाँ पर? आमेर में हुआ था। अब देखो, अब हम इनके कुछ आक्रमणों की बात करते हैं कि ये किस किस के साथ में इन्होंने युद्ध किया, किस किस से ये जीते और किस किस से ये हारे। ठीक है। तो इन्होंने 2-3 आक्रमण किए थे, उन आक्रमणों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इनके पहले आक्रमण की बात करते हैं कि इन्होंने हिसार, हरियाणा में जो जगह पड़ती है हिसार प्लस सिरसा, कहां पर है? दोनों जगह। हिसार भी हरियाणा में पड़ता है और सिरसा भी उधर ही पड़ता है। तो इन्होंने सबसे पहले हिसार और हरियाणा की 2 जगह है जिसका नाम है हिसार और सिरसा, इस पर आक्रमण किया और यहां पर एक व्यक्ति था, एक शासक था जिसका नाम था पुंसा को इसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पराजित करता है और खुद की क्या हो जाती है? यहां पर इसकी जीत हो जाती है। इसके बाद में देखो इसने जैसलमेर पर भी आक्रमण किया था। किसने? राव लूणकर्ण ने। राव लूणकर्ण ने जैसलमेर वाले क्या लगाते हैं? उपाधि रावल लगाते हैं। तो इसने रावल जेतसी को क्या किया था? इसने पराजित किया था। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राव लूणकर्ण ने जैसलमेर पर आक्रमण किया और राव जेतसी को क्या किया था? इसने पराजित किया था। इसके बाद में देखो नागौर का शासक था उस समय महमूद खां बड़ा चतुर व्यक्ति था। इसने क्या किया? बीकानेर पर आक्रमण किया। किसने? महमूद खां ने बीकानेर पर आक्रमण किया। और बीकानेर की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो राव लूणकर्ण लड़ रहा था। तो राव लूणकर्ण ने क्या कर दिया था? इसकी हत्या कर दी। और यहां पर भी कौन जीत गया? लूणकर्ण जीत गया था। अब देखो सबसे लास्ट बात करते हैं हम इनकी मृत्यु की हम बात करते हैं कि देखो उस समय की बात करते हैं कि इनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कि राव लूणकर्ण की मृत्यु कब हुई थी? तो राव लूणकर्ण की जो मृत्यु हुई थी 1526 ईस्वी में हुई थी। अब देखो बात ऐसी है कि नारनौल एक जगह पड़ती है, तो नारनौल का उस समय शासक कौन था? तो नारनौल का उस समय शासक था शेख अब्बी मीरा। देखो नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन याद करना ही पड़ेगा कि नारनौल का शासक था, उसका नाम था शेख अब्बी मीरा। नारनौल का शासक शेख अब्बी मीरा से लड़ते हुए 1526 ईस्वी में राव लूणकर्ण क्या होता है? मारा जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर आकर इसकी रामलीला क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने शुरुआत की है कहाँ के? राठौड़ राजवंश की, यानी कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की हमने स्थापना की है। ध्यान देना कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना 1488 में नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि 1488 में तो बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1465 ईस्वी में कर दी गई थी। किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा कर दी गई थी। साथ में उसका काका भी उसमें शामिल था जिसका नाम था कांधल। क्या नाम था? कांधल। और इन्होंने अपनी पहली राजधानी कोडम देसर को बनाया था। और बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? राती घाटी इसको बोलते हैं। राती घाटी नामक स्थान पर बीका के द्वारा एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था जिसको बोलते हैं बीकारी टेकड़ी।
ठीक है, राव बिकारी टेकड़ी। थोड़ी सी ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कोडम देसर की क्या चीज़ प्रसिद्ध है, तो कोडम देसर का हमारे जो है कोडम देसर का भेरू का मंदिर प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रसिद्ध भेरू का मंदिर कौन सा है, तो कोडम देसर है, ठीक है। और कई बातें हमने लूणकरण की भी जान ली है कि सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बात यही ध्यान रखनी है क्या, कि कलयुग का करण किसको बोलते हैं, तो कलयुग का करण राव लूणकरण को बोलते हैं। और लूणकरण झील का निर्माण किसने करवाया था, तो इन्होंने ही करवाया था। साथ में आपको ध्यान रखना है कि राजपूताने का करण किसको बोलते हैं, तो राव जेतसी को राजपूताने का करण बोलते हैं। और ये किसने कहा था कलयुग का करण इनको, तो बिट्टू सूजा ने कहा था, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, हमारा टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बाकी का नेक्स्ट कक्षा में। और देखो मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारा चल रहा है राठौड़ राजवंश। हमने एक शाखा का अध्ययन कर लिया। यदि आप हमारी कक्षा आज ही ले रहे हो तो आपको पहले जोधपुर वाली शाखा को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से समझ में आने वाला है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे किशनगढ़ वाली शाखा को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एक कक्षा आपके सामने और शुरू करने वाले हैं और वो रहेगी भारतीय इतिहास की एक कक्षा आपके सामने जल्द से जल्द आने वाली है। अब देखो मैं एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, ठीक है, रोज़ रोज़ कहने की बात नहीं है, कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और वीडियो वैसे आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।